नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे तो उसी जो है कड़ी में हम लोग ये नया वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में इन जो भी वन लाइनर क्वेश्चन अभी तक फॉर्म हुए हैं तो हम लोगों ने वो सारे के सारे रिवीजन कर लिए। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है तो वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। तो इससे रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या MCQ फॉर्म में तो हम लोग उनको वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला है देखते हैं कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल। उपनिवेशी मतलब कि जो बाहर से शासन हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा या और विदेशियों के द्वारा, उसको बोलते हैं उपनिवेशी शासनकाल में। होम चार्जेस जो थे, जिस चीज़ को होम चार्जेस बोला जाता था, तो भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। क्या थे? होम चार्जेस जो थे वो भारत से जो संपत्ति दोहन होती थी तो उसका महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेस के संगठक। तो होम चार्जेस में क्या क्या आता था, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो होम चार्जेस में देख लेते हैं क्या क्या आता था। देखिए, लंदन में क्या था कि लंदन में ईस्ट जो इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो निधि थी, देखिए लंदन में हो रहा था कार्य और उसका पैसा कहाँ से जाता था? भारत से। और क्या होता था कि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधियाँ। देखिए, जो भारत में कार्यरत थे अंग्रेज और जो कर्मचारी थे तो उनका वेतन कहाँ से जाता था? वो भारत से। मतलब कि आप जो अभी कह सकते हो कि जो संचित निधि है, समझ लीजिए कि उस टाइम पे एक संचित निधि जैसा कुछ था प्रावधान। तो समझ लीजिए कि जो कर्मचारी अंग्रेज थे तो उनको वेतन कहाँ से मिलता था? भारत की संचित निधि से, आप मान सकते हैं। और उनको पेंशन भी यहीं से मिलती थी, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग क्यों होता है। तो इम्पीरियल प्रेफरेंस क्यों यूज़ किया जाता है, देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। देखिए, भारत से जो वो ब्रिटिश यानी कि भारत में जो है जो इंग्लैंड से माल आता था तो उसको जो आयात होता था, इम्पोर्ट जो वहाँ से हम लोग करते थे, तो वहाँ पर उनको कुछ छूट दी जाती थी, विशेष रियायत देते कौन थे? वो अंग्रेजी देने वाले थे। तो वो उसको विशेष रियायत देते थे, तो उसको बोलते थे इम्पीरियल प्रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। तो क्या कारण था कि उद्योगों का विकास नहीं हुआ था? तो कई कारण थे, लेकिन उनमें से एक जो आपके ऑप्शन में दिया था, तो उसमें जो ऑप्शन में था कि धनिक वर्ग के द्वारा क्या होता था? भूमि संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। जो धनिक वर्ग था वो किस में निवेश करता था? वो भूमि में निवेश करता था, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़मीन मिल जाए। और कोई मतलब कि उद्योग कारखाने या बिजनेस में वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था। आगे बढ़ते हैं कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। इस्तमरारी किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था कॉर्नवालिस के प्रशासन में, ये स्टार्ट हुआ था स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त किसके साथ में किया गया था? जमींदारों के साथ में किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ? तो आप सन भी याद रखिएगा, 1793 में ये स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिर स्थायी बंदोबस्त जो बोला जाता है 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी। जमींदारों से क्या अपेक्षा थी? कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, जो खेती करने वाले उनको पट्टा जारी करेंगे। और अनेक जो जमींदार थे उन्होंने पट्टे नहीं जारी किए। तो इसका कारण क्या था कि उन्होंने किसानों को पट्टे नहीं दिए, जो श्रमिक थे उनको पट्टे क्यों नहीं दिए? क्योंकि ज़मींदारों के ऊपर जो है कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, या मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी टाइप का कोई भी उस समय प्रावधान नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो लागू किया था, तो इसका कारण क्या था? तो भू राजस्व जो है निर्णय करना, भू राजस्व का निर्णय करने के लिए क्या लागू किया गया था बिहार में? परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पे फिल इन ब्लैंक्स दिया गया है कि, और पूछा गया कि कब जो है, देख ही लेते हैं कि 1885 में क्या हुआ था कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल में किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि 1885 में हुआ था कि बंगाल और बिहार में क्या हुआ था कि भूमि पर किराएदारों का अधिकार को बनाने के लिए क्या किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है इसके माध्यम से लागू किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था? तो इससे मतलब कि जुड़े हुए कौन लोग थे? तो थे अलेक्जेंडर रीड,
टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्ड स्मिथ। तो ये इससे जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इससे जुड़े हुए थे सर टॉमस मुनरो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी वहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम लागू किया था अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी। सर्वप्रथम कहाँ, तो सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ पर प्रचलित था, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी, तो दक्षिण और पश्चिम भारत में थी। तो देखिए मान लीजिए ये जो है भारत का मैप है, उतना बढ़िया तो नहीं बना पाया, उतना अच्छा तो नहीं मैं ड्राइंग यहाँ पे कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हो। तो कहाँ कहाँ पे थी इसको इस टाइप, चलिए मैं इसे देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर, और ये जो दक्षिणी भाग था यहाँ पर जो है रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त संदर्भ में सही कथन देख लेते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि किसानों के द्वारा लगान जो था वो सीधे सरकार को दिया जाता था, इसमें बिचौलियों की भूमिका नहीं होती थी। और क्या होता, सरकार जो होती रैयत यानी किसानों को पट्टे देती थी, उनको ज़मीन देती थी और उससे लगान वसूल करती थी, और जो किसान थे वो डायरेक्ट सरकार को लगान देते थे। और कर लगाने के पूर्व क्या होता था कि भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण। तो भूमि का सर्वेक्षण होता था कि किस तरीके की भूमि है, यहाँ पर किस तरीके की अच्छी अगर फसल वहाँ पर उस ज़मीन पे हो रही है तो वहाँ पर कितना टैक्स लगना चाहिए। अगर मान लीजिए साल में एक खेती हो रही है उस ज़मीन पर, या 2 खेती हो रही है, बहुफसली अगर वहाँ पर हो रही है, तो उस टाइप का जो है सर्वेक्षण किया जाता, भूमि के आधार पर जो है टैक्स लगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में यही था कि जो ज़मीन का मालिक कौन होता था, तो किसान होता था, और टैक्स सीधे सरकार को भुगतान किया जाता था। सत्य कथन स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो राजस्व जो वसूला जाता था तो वो व्यवस्था जो थी अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके की चल रही थी। इससे भारतीय किसानों में क्या हुआ, अलग अलग वर्ग भी बन गए थे। तो वो वर्ग भी हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1839 में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना असम में हुई थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया कब, 1900 ईस्वी में। अब व्यवस्था देख लेते हैं और संबंधित राज्य देख लेते हैं। तो जजमानी जो व्यवस्था थी वो उत्तर भारत में चलती थी। 12 बलूट, इसको मारा बलूट या 12 बलूट बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में प्रचलित थी, मिरासी तमिलनाडु में, और अडाडे जो थी वो कर्नाटक में प्रचलित थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, इसको ड्रेन थ्योरी बोला जाता है, इसकी सही परिभाषा पूछी गई तो इसकी परिभाषा में ये होता है कि भारत की जो राष्ट्रीय संपदा का जो एक भाग है, भारत की जो आय होती है उसका एक भाग जो था अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता। तो जो राष्ट्रीय संपदा थी उसका एक भाग जो है ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, और जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल यानी कि कोई उससे प्रॉफिट नहीं होता था वापसी में। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। निकास का सिद्धांत इसको वो बोला जाता है, स्टेटमेंट दी गई थी। तो देखने क्या था कि इसमें ब्रिटिश काल में सामान्यतः क्या होता था कि भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कहने का मतलब यही है कि अनुकूल का मतलब कि भारत के पक्ष में था, और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो देखिए स्टार्टिंग में यही था कि व्यापार जो हमारे अनुकूल था, जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, तो बैलेंस किसके पक्ष में था, भारत के पक्ष में। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि वो ब्रिटेन के पक्ष में हो गया था। भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे, तो कौन कौन थे जिन्होंने उपनिवेशवाद की आलोचना की थी, तो उसमें जो थे दादा भाई नौरोजी थे, आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, और आरसी दत्त भी इसमें शामिल थे। बात करें कि बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्साह जो ड्रेन थ्योरी है इसमें कौन बिलीव नहीं करता था, तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो ड्रेन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे। पॉवर्टी
एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। तो दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। तो पूछा गया था कि इसमें किस दल पार्टी का जो है टिकट इनको मिला था। तो जो उदारवादी लिबरल पार्टी थी तो उसका जो है इनको टिकट मिला था। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो किस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका पूछा गया। तो इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन जो है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति है भारत में वो बहुत ही घिनौनी है। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के बारे में पुस्तक, देखिए वही है इकोनॉमिक ड्रेन की जो थ्योरी थी, तो किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। अनुद्योगीकरण के बारे में सत्य कथन स्टेटमेंट दिया गया। तो यह प्रक्रिया अनुद्योगीकरण यानी कि उद्योगीकरण जो है कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है या अपने पतन की ओर हो गया था। तो यह प्रक्रिया जो थी 1813 में स्टार्ट हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं तेज भी कर दिया था। आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? सर आर्थर कार्टर को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अर्थ जो है अग्रदूत माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट कौन थे? तो जो थे उनको क्या बोला जाता था? तो बेनियान या फिर बनिया जिसको बोला। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंटों में से एक थे या एजेंट थे। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का क्या कर दिया गया? वाणिज्यीकरण कर दिया गया था। वाणिज्यीकरण का मतलब ये हो गया कि ऐसे फसलों को प्रोत्साहित किया गया कि जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। तो इससे क्या हुआ कि बाद में अकाल बहुत ज़्यादा पड़ गए, खाद्यान्न की शॉर्टेज हो गई, तो लोग क्या उपजाने लगे जिनसे उनको इनकम आए, जैसे कि तंबाकू हो गई, गन्ना हो गया और जो भी मतलब कि ऐसी चीज़ें जो खाद्य में नहीं आती हैं, जिनको व्यापार के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो उसका उत्पादन ज़्यादा हो गया और खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया, जिससे जो है आगे चलकर अकाल की भी इसमें भूमिका रही थी। तो आगे देखते हैं कि वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो औद्योगिक क्रांति जो थी उसका प्रभाव भारत में क्या पड़ा? तो जो भारतीय दस्तकारी उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे। आगे बढ़ते हैं कि पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके हम लोग लेखक। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो मैं इसको दो पार्ट में कवर कराऊंगा। आधा पार्ट आज कवर करा दूंगा, आधा पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में तो काफ़ी बार सिर्फ बुकें ही पूछ ली जाती हैं। इवन पीसीएस तक में खूब अच्छी तरीके से आपको बुकें पूछी जाती हैं कि ये बुक किसकी लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी इंडिया मीन्स फ्रीडम, एनी बेसेंट ने लिखी थी न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने जो है लिखी थी केसरी, महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज। बापू माई मदर जो टाइटल था ये किसके संस्मरण में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मनु बहन ने लिखा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अरविंद घोष ने लिखा था, क्या लिखा था? द लाइफ डिवाइन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक तो ये कौन है? बिपिन चंद्र। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका जो बिटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। तो इसमें क्या था कि अस्पृश्य जो समुदाय हैं तो इनको टारगेट करके बुक लिखी गई थी। 19वीं शताब्दी में प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था तो कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड जो थे। इन्होंने जो राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी तो उसके बारे में लिखा था। अनहैप्पी इंडिया बुक लाला लाजपत राय की है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की बुक है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर फ्रीडम एट मिडनाइट जो है बुक है। ये फ्रीडम एट मिडनाइट जो बुक है वो किसने लिखी है? लॉरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियर ने। दुर्गादास ने लिखी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। रफीक जकारिया की बुक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देखिए ये सब
प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। रन्स एंड रूइंस बुक किसकी है? सुनील गावस्कर की। यंग इंडिया महात्मा गांधी की। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। वैलेंटाइन चिरोल की है इंडिया अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। और सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल। वी.डी. सावरकर ने लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है अ नेशन इन द मेकिंग। लाला लाजपत राय की है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स यानी कि आत्मचरितात्मक रचनाएं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये के दत्ता ने लिखी है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखी है। अवर इंडियन मुसलमान्स ये लिखी है W.W. हंटर के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं कि R.C. मजूमदार ने लिखी है द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है अवध इन रिवोल्ट 1857 से 58 में जो लिखी तो ये उसके टाइटल के ऊपर थी। S.B. चौधरी ने लिखी है सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 59। ह्यूग टोए ने लिखी है स्प्रिंगिंग टाइगर। फिलिप्स टॉलबॉट ने लिखी है अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो है किसकी जीवनी है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। भगत सिंह ने लिखी है कि एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड। सचिन दास सान्याल बंदी जीवन। भगत सिंह मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखी है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिन दास सान्याल ने लिखी है बंदी जीवन। लाला राम शरण दास ने लिखी है दी ड्रीमलैंड। भगवती चरण बोहरा ने लिखी है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट वही अनटचेबिलिटी के ऊपर थी। ये किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लुई फिशर ने लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फ्रैंक मॉरिस ने लिखी है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। H.V. हॉटसन ने लिखी है द ग्रेट डिवाइड। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है आनंद मठ। माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखी है कैप्टन लेडी गोरा लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। द ब्रोकन बींग्स लिखी है सरोजनी नायडू के द्वारा। गीतांजलि का अंग्रेजी में जो संस्करण प्रकाशित हुआ था कब हुआ था? 1972 में। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक कौन सी थी? द व्हील ऑफ हिस्ट्री। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा तो उनकी जो बुक है हिंद स्वराज उसमें इन्होंने जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है इसको बांझ और वैश्या जो है नाम जो है इसका प्रदर्शित किया था या लिया था। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? C.R. दास। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। और दिलीप मुखर्जी ने लिखी है टेररिस्ट महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है। D.P. मिश्रा ने लिखी है लिविंग एन एरा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग की प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरविंद। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंकिम चंद्र ने लिखी है देवी चौधरानी। दीन बंधु मित्र ने लिखी है नील दर्पण। प्रेमचंद ने लिखी है शतरंज के खिलाड़ी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अमृत लाल नागर की पुस्तक है अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत की है चिदम्बरा। शरद चंद्र चटर्जी ने लिखी है देवदास। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। प्रसिद्ध पुस्तक जो दास कैपिटल है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका जो थी वो कौन सी थी? वैंगार्ड। गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश तथा गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। तो आनंद मठ जो पुस्तक थी उसका संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसको माना जाता है? आनंद मठ को। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक दशेर कथा के बारे में सत्य कथन। तो इसमें वही है कि इसमें
क्या चीज़ इसमें दिखाई गई। तो इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ों, नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। वंदे मातरम गीत, जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है। तो कहाँ पर अंकित है? आनंद मठ में। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चंगोडिया के रचयिता थे कौन थे? केसरी सिंह वारहट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी गुजराती लैंग्वेज में। M.K. गांधी हिंद स्वराज लिखी कब थी? 1909 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक है, ये किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुब्रमण्यम भारती कवि थे, तो ये तमिल लैंग्वेज के थे। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है और राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि नील दर्पण जो है, नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक है। तो इस नील दर्पण में क्या है कि जो किसान थे, नील की खेती करते थे, उनका शोषण किस तरीके से किया जाता था, इस पर आधारित एक नाटक है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो विजय तेंदुलकर ने लिखा है घासीराम कोतवाल। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अभी आपकी कुछ जो बुकें हैं और उनके राइटर्स जो हैं अभी छूटे हुए हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, इसी तरीके से आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।